हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। आशा करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना के इस पैंडेमिक में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि ये सभी को पता है कि कल अपनी साइकोलॉजी हुई थी, आज अपनी किसकी है, हिंदी टीचिंग मेथड्स की क्लास है। और हिंदी के टीचिंग मेथड्स में हम बात कर रहे थे, तो हिंदी के टीचिंग मेथड्स के अपन जो पहले अनुकरण विधि अपन पढ़ चुके थे। अनुकरण विधि के बाद अपनी अगली विधि आती है सैनिक विधि या फिर सैन्य विधि। कौन सी विधि आती है? सैनिक विधि या सैन्य विधि। तो हेडिंग लगाइए सैनिक विधि या सैन्य विधि, ये हेडिंग लगा के आप छोड़ दीजिए, सैनिक विधि या सैन्य विधि। अब चलिए हम समझते हैं सैनिक या सैन्य विधि को। देखो ध्यान से, क्या हुआ था कि सैनिक विधि कब काम आई थी, ध्यान से समझना है। एक बात है, सैनिक विधि का सर्वप्रथम सैनिकों का काम क्या होता है? इन सैनिकों को दूसरे देशों की भाषा सिखाने में। कौन से देशों की? कोई अन्य देशों की, दूसरे देशों की भाषा सिखाने में। यानी कोई अन्य देश है, उसकी भाषा सिखाने हेतु सबसे पहले कहाँ पर यूज़ किया गया, कहाँ पर प्रयोग किया गया इसको? इस विधि को सबसे पहले प्रयोग किया गया अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। ओके, तो अमेरिका में सबसे पहले इस विधि को दूसरे देशों की भाषा सिखाने के लिए प्रयोग किया गया। इसमें क्या होता है? इसमें अल्प समय में श्रवण करता है बच्चा। ध्यान से पहले इसको देखिए, समझे। कौन से देश में किया गया? अमेरिका में किया गया। यानी अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका होता है आगे। तो अमेरिका में इस विधि का प्रयोग, कौन सी विधि का? सैनिक विधि का प्रयोग सैनिकों को दूसरे, कौन से? दूसरे देशों की भाषा सिखाने के लिए कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। कहाँ पर किया गया? अमेरिका में। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी है। अल्प समय में श्रवण, अनुकरण और अभ्यास द्वारा काम चलाऊ भाषार्जन कराया जाता है। भाषार्जन में संधि बताइए कौन सी है? भाषार्जन जो है ना, उसमें आप संधि बताइए कौन सी संधि है इसमें, और इसका संधि विच्छेद बताइए। तो इस जो आपकी सैनिक विधि, इसमें क्या करते हैं? इसमें कम समय, जल्दी से, मतलब बहुत कम समय में सुनने की, अनुकरण करने की और अभ्यास के द्वारा काम चलाओ भाषा, यानी इतनी भाषा सिखाई जाती है सैनिकों को ताकि वो दूसरे वालों की भाषा समझ सकें। अब मान लो चाइना बॉर्डर पे कोई सैनिक है, ठीक है। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो इंडिया और चाइना दोनों के बॉर्डर पे वहाँ पे सैनिक हैं। ये मान लो ये बॉर्डर दोनों की, इधर अपना इंडिया है और इधर अपना चाइना है। ओके, जब यहाँ वाले जो सैनिक, अब मान लो ये चिंग चांग चूँ चाँ पी चाँ चूँ कैसे कुछ कर रहे हैं बातें, अब इंडिया वाले सुन रहे, अरे यार क्या बोल रहे हैं, राम दाना बेर को ची चाँ चूँ चाँ अपना चिड़ी कौन बोल रहे हैं। तो इनको यहाँ की कुछ भाषा किसके माध्यम से? श्रवण, सुन कर कि इन्होंने कहा चिंग, तो चिंग का मतलब पता नहीं कुछ, चिंग का मतलब इन्होंने कहा पानी को चिंग कहते हैं, सपोज करो पानी को चिंग, चांग, चुंग, ऐसे अलग अलग नाम लेते हैं। तो इन्होंने सुन कर इसको सीख लिया। सुन करके इनको सुनने के बाद इसको अनुकरण किया। अब ये भी अब किसको बोलने लगे? ये भी पानी को चिन बोलने लगे, चिन चिन लाओ। ओके, और फिर जो आपका श्रवण कर लिया, अनुकरण कर लिया, और फिर उसे क्या किया? उसका किया अभ्यास। फिर उसे क्या किया? अभ्यास। इस अभ्यास के द्वारा ये लैंग्वेज सीख गए, इनकी भाषा का अर्जन कर लिया। भाषा प्लस अर्जन होता है अपनी दीर्घ संधि होती है। ओके, स्वर संधि में दीर्घ संधि होती है, भाषा प्लस अर्जन। तो श्रवण किया, अनुकरण किया और अभ्यास किया, इन तीनों के माध्यम से भाषा अपनी सीख गई। बिल्कुल। अब ये यहाँ जो ये आपस में चिंग चांग चूँ चाँ कर रहे थे ना, ये उसका मतलब समझ गए। मान लो यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला, जैसे मान लो चाइन बोल दिया, चाइन ऐसे बोल दिया, चाइन चाइन। अब इसका मतलब होता है कि इन पे अटैक करो, सपोज करो, तो ये समझ जाएंगे पहले कि हम पे अटैक करने वाले हैं। वरना तो चाइन बोल हाँ लाओ चाय ले आओ ले आओ ले आओ, अभी पी लेते हैं, दोनों बैठ के पीते हैं, है ना। तो वो बात है, किया बैठ मेरे महखाने में, एक पैक से पैक बनाते हैं। क्या बैठ मेरे महखाने में, एक पैक से पैक बनाते हैं, तो कुछ अपनी सुना और कुछ हम अपनी तुझे बताते हैं। ये हो गया अपना। उसके बाद नेक्स्ट अगली बात क्या है? अगली बात ये है, यह भाषा के मौखिक पक्ष पर बल देता है। कौन से पक्ष पर? मौखिक पक्ष पर। यानी देखो मौखिक, आप सैनिक बोल के सीख रहे हैं ना, वो श्रवण करके, सुन करके और बोल के सीख रहे हैं, तो कौन से पक्ष पर बल देता है? ये भाषा के मौखिक पक्ष पर बल देता है। लिखित पक्ष इसमें गुण होता है। वहाँ को उनको लिखनी थोड़ी है कि चिंग चांग चूँ ची चाँ चूँ, ऐसे लिखना थोड़ी है, उनको नहीं लिखना। उनको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब ये खाना खा रहे हैं, इसका मतलब नहा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उससे उनको समझ में आ रहा है।
ओके, तो इनको यहाँ पे लिखित पक्ष यहाँ पे गौण, सैनिक या सैन्य विधि में लिखित पक्ष गौण होता है, जबकि मौखिक पक्ष बल मतलब बलशाली होता है। जो इनके मतलब इसके बाद दो थे बोज और ब्लूमफील्ड। देखो इस विधि का प्रतिपादन किसने किया, इस विधि को सुझाव किसने दिया, इस विधि को दिया किसने दिया, बोज एंड ब्लूमफील्ड। एक मिनट, एक तो एंड का सिंबल नहीं बनता हमसे, बोज एंड ब्लूमफील्ड। बोज एंड ब्लूमफील्ड ने इस विधि के बारे में बताया। किस विधि के बारे में, इस सैनिक या सैन्य विधि के बारे में लिख लिया। अब सैनिक या सैन्य विधि ध्यान समझिए कि मतलब क्या होता है। सैनिक या सैन्य विधि नाम से स्पष्ट है कि किसी देश के सैनिकों को किसी अन्य देश के दूसरे देश के सैनिकों की अल्प समय में जल्दी और किसी माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से और अनुकरण के माध्यम से वहाँ की भाषा सिखाई जाती है, वो क्या हो जाता है, वो होती है अनुसैनिक विधि। ओके, इसमें भाषा के मौखिक पक्ष पर बल दिया जाता है, ना कि लिखित पक्ष पर। तो मौखिक पक्ष इसमें प्रभावशाली होता है, जबकि लिखित पक्ष इसमें क्या होता है, इसमें गौण होता है। ओके, इस विधि को दिया किसने, देखो सैनिक विधि है तो सैनिकों पे हमेशा बोझ लदा ही रहता है। ओके, बोझ लदा रहता है, बम, तो बोज और ब्लूमफील्ड, बम जाते हैं, बम कहाँ मिलता है उनको, फील्ड में मिलता है, तो बोज और ब्लूमफील्ड। किसने प्रतिपादन किया इस विधि का, इस विधि का प्रतिपादन किया बोज एंड ब्लूमफील्ड ने। सैनिक विधि समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिए। अब अपन आगे चलते हैं अगली विधि पे। ओके, चलिए अब इंपॉर्टेंट विधि है इकाई विधि, यूनिटरी मेथड इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं, इकाई विधि। इकाई विधि को ध्यान से समझिएगा। अगर आपने सैनिक विधि के बारे में नहीं लिखा है थोड़ा सा वो लिख लीजिए, अगर लिख लिया है तो ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, इकाई विधि के बारे में देखते हैं। इकाई विधि हेडिंग लगा लीजिए, इकाई। इकाई क्या होती है, आप सबको पता है, यूनिट। इकाई क्या होती है, यूनिट होती है। वाह क्या जानकारी मिली है, बहुत अच्छी जानकारी। चलिए इस बात पे चलते हैं। ये कल आपका सुझाव आया था कि इस बोर्ड को ज़्यादा यूज़ मिल जाए कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना, तो इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज। कब, 1920 में इस विधि का प्रतिपादन, 1920 में इस विधि का प्रतिपादन किसने किया, मोरिसन ने किया। किसने किया इस विधि का प्रतिपादन है, 1920 में इकाई विधि यूनिटरी मेथड का प्रतिपादन किसने किया, मोरिसन ने किया। किसने किया, मोरिसन ने। ओके, अब एक डेफिनेशन लिखनी है आपको, एक परिभाषा लिखनी है किसकी, थॉमस एम रिस्क, थॉमस एम रिस्क। चलिए लिखिए डेफिनेशन, परिभाषा लिखेंगे कि इकाई विधि किसी समस्या या योजना या संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रदर्शित या प्रकट करती है। कौन, इकाई किसी समस्या या योजना या संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। कौन करती है, इकाई, यूनिट करती है। ठीक है, यानी इकाई जो होती है वो किसी समस्या है या कोई योजना है या कोई संबंधित सीखने वाली क्रियाएं हैं, इनकी समग्रता और एकता क्या करती है, प्रकट करती है। क्या करती है, प्रकट करती है। ये किसकी परिभाषा होगी, थॉमस एम रिस्क की। क्या बोला थॉमस एम, कि जो भी आपकी इकाई होती है, यूनिट होती है, इकाई आपके सामने कोई समस्या आ गई या आपने कोई प्लान बनाया या फिर योजना बनाई, या आपने जो सीखने की जो क्रिया होती है, संबंधित जो सीखने की क्रिया होती है उनके बारे में, उनकी समग्रता व एकता को प्रकट करती है। किसको, समग्रता और एकता को प्रकट करती है। कौन सी विधि प्रकट करती है, इकाई विधि प्रकट करती है। बात समझ में आ गई इतनी, अगर इतनी परिभाषा आपकी समझ आ गई तो अब आगे लिखिए अगली डेफिनेशन NCERT के अनुसार। अगली डेफिनेशन किसके अनुसार, NCERT क्या बोलती है इसके बारे में। NCERT देखो क्या बोलेगी, बोलेगी कुछ नहीं, बोलना क्या NCERT को,
देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है कि इकाई एक निर्देशात्मक, कैसी निर्देशात्मक युक्ति है, युक्ति नहीं है युक्ति है। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को, जो किसको, छात्रों को समवेत रूप से, समवेत मतलब समग्र रूप, समवेत मतलब समग्र रूप, समवेत रूप में या समवेत रूप में ज्ञान, समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है, समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। बात समझ में आ गई? किसके रूप में? समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। ओके, इकाई क्या है? एक निर्देशात्मक युक्ति है। ये देखिए, इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप से ज्ञान प्रदान करती है। ये डेफिनेशन किसने दी? ये परिभाषा दी अपनी NCERT, नेशनल करिकुलम वाला उसने ना। ओके, अब चलते आगे। इतनी बातें NCERT और इसकी जो अपनी थॉमस एमरिस की डेफिनेशन यदि आपकी समझ में आ गई होगी तो थम्स अप कर दीजिए। फिर चलते हैं अपन अगली बात है, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ओके, समझ तो आ रहा है ना? समझ तो आ रहा है ना? अब अगला देखते हैं मॉरिसन की परिभाषा। अब देखो, मॉरिसन ने जब इस विधि का प्रतिपादन किया तो मॉरिसन का भी तो फर्ज बनता है ना कि परिभाषा देने का। तो मॉरिसन ने क्या कहा? मॉरिसन ने एक बात कही क्या कि इकाई वातावरण संगठित विज्ञान है, वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है। किसका? इकाई जो है ना, इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण का, वातावरण से संगठित जो आपका विज्ञान होती है, जो आपकी कला होती है या आपका आचरण होता है, उनका एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है। कैसा अंग है? एक व्यापक अंग है और एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्तित्व में सामंजस्य आ जाता है। क्या आता है? जिसको यदि अपन सीखते हैं ना तो उसके सीखने के फलस्वरूप व्यक्तित्व में क्या आता है? हमारे सामंजस्य। सामंजस्य मीन्स तालमेल, मतलब एडजस्टमेंट। ओके, एडजस्टमेंट। यानी मॉरिसन बोलते हैं कि इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला और आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में क्या आ जाता है? सामंजस्य आ जाता है। क्या आ जाता है उसमें? सामंजस्य आ जाता है। तीनों की तीनों परिभाषा यदि याद हो गई तो अच्छी बात है, नहीं याद हुई तो चलो याद कर लेते हैं, क्योंकि अपना उद्देश्य क्या है? लिखना थोड़ी है, याद भी तो करना है उस चीज़ को। तो चलिए, किसके बारे में पहले बात करते हैं अपन? थॉमस एमरिस के अनुसार। अब देखो, जो इंसान रिस्क लेगा, यहाँ चलते हैं, जो इंसान क्या लेगा? जो इंसान रिस्क लेगा, जिस इंसान ने रिस्क ली वो क्या करेगा? वो इंसान समस्या, अब रिस्क लेगा तो उसकी समस्या आएंगी, समस्या आएंगी तो उसको योजना बनानी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी तो उसको क्रिया भी करनी पड़ेगी। यानी थॉमस एमरिस क्या होगी कि इकाई किसी समस्या या योजना का संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। कि जहाँ पे समस्या आए, योजना बने और क्रिया हो, वो काम किसका होता है? वो काम रिस्क का होता है। किसका होता है? रिस्क का। तो रिस्क के क्या बोला है कि इकाई किसी समस्या या योजना या संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता का एक एकता को प्रकट करती है। चलो, मान लिया आपकी बात, रिस्क को तो याद हो गया। अब दूसरी NCERT। तो NCERT क्या करती है? आपको निर्देश देती है। तो NCERT मतलब निर्देश, मतलब निर्देशात्मक युक्ति है। NCERT आपको निर्देश देती है, उसी के अकॉर्डिंग आप स्कूलों में सिलेबस पढ़ाते हो। तो क्या है आपकी NCERT के अनुसार ये इकाई क्या है आपकी? इकाई विधि एक निर्देशात्मक युक्ति है। कैसी युक्ति है? निर्देशात्मक युक्ति है।
ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अंतिम अपना कौन बचता है? अब अपना तीसरा बचता है मोरिसन। कौन बचता है तीसरा? तीसरा बचता है मोरिसन। चलिए मोरिसन के बारे में देखते हैं। मोरिसन क्या बोलते हैं कि मोरिसन, देखो मोर याद रख लो। किसको याद रखो? मोरिसन से याद रख लो आप मोर। और मोर हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय जो पशु है, सॉरी राष्ट्रीय पक्षी है। ये क्या करता है? कहाँ रहता है? वातावरण में रहता है। कहाँ रहता है? वातावरण में रहता है। और वातावरण जो भी घटित विज्ञान होती हैं उनको ये देखता है, जो विभिन्न कलाएँ ये दिखाता है, कलाएँ ये दिखा देता है। और उसका मतलब एक जो ये वातावरण क्या है? महत्वपूर्ण अंग है कि ये वातावरण क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। यानी मोर के बारे में इतने पॉइंट काफ़ी हैं कि इकाई वातावरण संगठित, मोरिसन क्या बोलते हैं कि इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक फलस्वरूप व्यक्तित्व में सामंजस्य क्या होता है? इससे क्या होता है? सामंजस्य आ जाता है। किसके परिणाम स्वरूप? इकाई के परिणाम स्वरूप। बात समझ में आ गई। किस किस ने डेफिनेशन याद कर ली? मोरिसन की याद कर ली, रिस्क की याद कर ली, और NCERT की डेफिनेशन याद कर ली। यहाँ तक यदि कोई दिक्कत है तो बताइए, यदि दिक्कत नहीं है तो चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। अब ध्यान से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट नोट, दो नोट लगाने, इम्पोर्टेंट नोट, दो इम्पोर्टेंट नोट लगाते हैं। क्या? ये देखो ये नोट, ये नोट यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। मैं लिखवाता हूँ, देखो ध्यान से। इकाई विधि ना, इकाई, इकाई कौन सी विधि? इकाई विधि। इकाई, इकाई क्या होती है? गेस्टाल्ट पर आधारित है। किस पर? गेस्टाल्ट पर आधारित है। इकाई विधि किस पर आधारित है? इकाई विधि आपकी गेस्टाल्ट पर आधारित विधि है। ओके, गेस्टाल्ट पर है। और दूसरी क्या है? इकाई विधि आपके पूर्ण से अंश की ओर चलती है। कहाँ से कहाँ तक है? पूर्ण से अंश की ओर चलती है। कौन सी विधि? इकाई विधि। तो इकाई विधि किसके विचार पर आधारित है? इकाई विधि गेस्टाल्टवादियों के विचार पर आधारित है। और इकाई विधि कहाँ से कहाँ चलती है? इकाई विधि दिल्ली बाईपास से लेकर कलकत्ता पुरी तक चलती है ना? कहाँ से कहाँ तक? पूर्ण से अंश की तरफ चलती है। तिरगिड़ धा। बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं अगले। अब बताते हैं मोरिसन द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद, कि मोरिसन ने इस विधि का जब प्रतिपादन किया ना, इसके बारे में कुछ बताया, तो मोरिसन ने इस विधि के 5 शिक्षण पद बताए। कितने बताए? 5। एक एक को समझते हैं। 5 कौन कौन से बताए? जैसे अपने पूर्व ज्ञान की खोज बताया, प्रस्तुतिकरण बताया, आत्मीकरण बताया, संगठन बताया और वाचन बताया। ये 5 बताए। एक एक के बारे में बात करते हैं। चलिए ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को। किसको? इस कंसेप्ट को। कितने मोरिसन के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण के पद कितने? 5 पद हैं। पहला है पूर्व ज्ञान की खोज। पूर्व ज्ञान की खोज। अब इंसान जब पहले की ज्ञान की, अपनी पूर्व ज्ञान की खोज करेगा तो किस पर? प्रश्नों व विचार विमर्श इसमें शामिल है। किससे करेगा पूर्व ज्ञान की खोज? प्रश्नों से या फिर विचार विमर्श से। या तो वो प्रश्न करेगा या फिर वो आपस में विचार विमर्श मतलब डिस्कशन करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। 2 नंबर पे क्या करेगा? वो प्रस्तुतिकरण करेगा। क्या करेगा? अगला वो करेगा प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण में क्या करेगा? प्रस्तुतिकरण में करेगा कि इकाई की विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना तथा प्रश्नों के माध्यम से यह पता लगाना कि छात्रों ने कितना ग्रहण किया है। यानी देखो, सबसे पहले इकाई विधि होती है ना, वो अपने पूर्व ज्ञान की खोज करती है कि प्रश्नों को अपने विचारों के माध्यम से हम ये जानते हैं कि छात्र को कितना आता है, उसने पहले कितना पढ़ रखा है। ओके, फिर उसके बाद अपन किसकी बात करते हैं कि फिर उसके बाद अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसको। हम क्लास में जाकर उसको प्रस्तुत किया। प्रस्तुत कैसे किया? कि मतलब उसके जो प्रस्तुत करने की ढंग जो है ना, उसके माध्यम से पता चलता है क्या कि इसको प्रस्तुत करने का बात, इसको नॉलेज कितना है, ज्ञान कितना है। 2 बातें क्लियर। तीसरी आती है आत्मीकरण। तीसरी क्या आती है? आत्मीकरण। आत्मीकरण में क्या होती है
कि बालकों द्वारा सीखी गई, किसके द्वारा, बालकों द्वारा सीखी गई विषय वस्तु का प्रयोग व अभ्यास से आत्मीकरण करना। किससे, कि बालकों द्वारा सीखी गई विषय वस्तु का प्रयोग, यानी यदि बालक ने कोई विषय वस्तु सीखी और उस सीखी हुई विषय वस्तु का प्रयोग करना और उसका अभ्यास से क्या करना, उसका आत्मीकरण करना, अभ्यास के माध्यम से क्या करना, आत्मीकरण। यानी कि बालक यदि किसी विषय वस्तु को समझ जाते हैं तो उसका अनुप्रयोग मतलब प्रयोग करना और अभ्यास के माध्यम से आत्मीकरण करना। कल आप में से किसी ने पूछा था अनुप्रयोग और प्रयोग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है अनुप्रयोग, एक होता है प्रयोग। प्रयोग आपका प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं ना, प्रायोगिक रूप से किया जाता है, प्रयोग आपका आपके सामने हो जाएगा। जबकि अनुप्रयोग होता है किसी चीज़ को अप्लाई करना, किसी चीज़ को अप्लाई। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने नमक और चीनी को आपस में घोलने की कोशिश की। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने पानी के अंदर अपना जो सरसों का तेल होता है उसको घोला, घोल कर के बाद वो गाढ़ा मिश्रण बना था। बिल्कुल ये बात सही है, गाढ़ा मिश्रण बनेगा। ध्यान देना, अगर यकीन है ना तो घोल के देख लेना, गाढ़ा मिश्रण बनेगा। ठीक है, तो वो क्या होगी, उसका होगा प्रयोग। मैंने क्या किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन उसी चीज़ को अगर मैं व्यवहार में से मैं ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, वो आपके अनुप्रयोग में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अनुप्रयोग में आ जाएगी। ओके, बात समझ आ गई। तो आत्मीकरण में क्या होता है कि बालकों द्वारा सीखी गई विषय वस्तु का प्रयोग व अभ्यास से आत्मीकरण किया जाता है। बात समझ में आ गई। अगला है अपना 4 नंबर पॉइंट, संगठन। संगठन में शक्ति है और शक्तिमान क्या है, गंगाधर है, गंगाधरी क्या है, शक्तिमान है। संगठन क्या होता है, यूनियन, गैंग, अरे जगह गुटबाजी बोला ना भाई। विषय वस्तु को लिखकर ज्ञान को संगठित करना ही क्या है, संगठन है। कि आपने किसी विषय वस्तु को लिखा और उसके ज्ञान को संगठित कर लिया, वही क्या है, वही आपका संगठन है। बात यहाँ तक आपके समझ में आ जानी चाहिए। अपने पूर्व ज्ञानी खोज पढ़ ली, प्रस्तुतिकरण पढ़ लिया, आत्मीकरण पढ़ लिया, संगठन पढ़ लिया, और अंतिम अपना 5 नंबर वर्ष बचता है वाचन। अंतिम अपना 5 नंबर कौन सा बचता है, वाचन। वाचन आप सब जानते हो, लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने LSRW बताया था ना उसमें, तो उसके अंदर वाचन के बारे में अपने पूरी डिटेल मैंने बता दी। तो वाचन, वाचन यानी किसी को पढ़ना, किसी को बाँचना, वो क्या होता है, वाचन। ओके, तो मॉरिसन द्वारा प्रतिपादित शिक्षक पद कितने हैं, 5 शिक्षक पद हैं। कौन कौन से, पूर्व ज्ञान की खोज करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तुतिकरण और उसका आत्मीकरण करना, आत्मीकरण के बाद उसका संगठन बनाना, संगठन बनाने के बाद उसके करना, उसके बारे में उसका वाचन करना। ये क्या हो गया आपके मॉरिसन द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि के 5 चरण पूरे। अब ध्यान से देखिए, पहले एक बार जितना बताया ना आपको, एक बार जल्दी देखते हैं इसको, पहले और देख लेते थोड़ा सा। उसके बाद आते हैं इकाई विधि के गुण और इकाई विधि के दोष। वैसे तो कहते हैं ना कि गुणों से ओतप्रोत होती है हर चीज़, और हर चीज़ दोषों से ओतप्रोत होती है। ओके, तो इकाई विधि हेड लगा लिए, इकाई विधि के गुण, इकाई विधि के गुण और दोष, दोष भी साथ में लिखना, इकाई विधि के गुण और दोष। चलिए करते हैं। इकाई विधि, कक्षा कार्य को रोचक व सक्रिय बनाना, ये क्या होता है इसका गुण। यानी कक्षा का जो काम होता है, देखो कक्षा को हम काम देखे क्या कि सभी बच्चे ऐसे ऐसे कुछ करेंगे, तो कार्य का क्या करेंगे, कक्षा वाले रोचक और अन्य काम करेंगे, उसमें जुगाड़ बिठाएंगे। मैंने कहा कि 1 से 10 तक गिनती लिखिए, तो वो 1 से 10 तक गिनती ऐसे लिखेंगे, वो उसमें मतलब उसमें जुगाड़ ढूंढेंगे कि यार कहीं से कैसे मिल जाए, लिखा हुआ ऐसे कैसे टीचर को चिपका दें। तो भाई साहब हम भी इसी स्टेज से गुजर चुके हैं, हमें पता है कौन सा कहाँ से आप क्या करने वाले हो। ओके, ये आपकी होगी। उसके बाद छात्रों में स्वाध्याय की आदत का निर्माण, किसका निर्माण, कि छात्रों में स्व अध्याय, स्व प्लस अध्याय, स्व अध्याय से आत्म आदत का निर्माण किया जाता है। किसका, कि यदि छात्रों के साथ आप स्व अभ्यास जो आपका स्वयं उसका अभ्यास करोगे तो उससे आपका क्या हो जाएगा, आपका आत्मीकरण होगा। किससे होगा, उससे आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो आदत का निर्माण हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, छात्रों में योजना बनाने का गुण विकसित किया जाता है। किसमें, छात्रों में जो योजना बनाने का जो गुण होता है ना, कि मतलब मैं कोई काम करूँ उसके मेरी योजना के अकॉर्डिंग सब चले, तो वो किस में होता है, वो इसी आपके जो इकाई विधि के गुणों में आता है। ओके, तो इकाई विधि के गुण कौन से हैं, कि जो भी कार्य किए मैंने आज तक वो सारे आपको रोचक लगे, अच्छी बात है, मतलब क्या कहें विशेष तो। ओके,
समझ गए ना। जैसे कक्षा रोचक व सक्रिय बातें, उसके बाद छात्रों में स्वाध्याय की आदत का निर्माण करना, छात्रों में योजना बनाने के गुण का विकसित किया जाना। 3 बातें यहाँ तक क्लियर। गुण समझ में आ गए, गुण समझ में आ गए तो थम्स अप कर दीजिए। अब अपन जब गुण पढ़ लिए, इसके बाद एक लाइन हो रहा है क्या, कि इससे वाचन में स्पष्टता व धारा प्रवाहित आती है। किसमें? वाचन में क्या आती है? स्पष्टता एंड धारा प्रवाहिता। क्या आती है वातावरण में? हमारे यहाँ वातावरण में ट्रेन आती है। तो इससे वातावरण क्या आती है? स्पष्टता और धारा प्रवाहिता आती है। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ये आपकी मतलब इसके क्या हो गए? गुण हो गए। कि कौन सी विधि के? इस इकाई विधि के गुण हो गए। अब लिखिए इकाई विधि के दोष, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हम किसी चीज़ में गुण बाद में ढूंढते हैं। वो कहते हैं ना कि 500 1000 वाले जो आपके 500 और 2000 वाले नोट हैं, ये नोट बाद में आए थे, इनकी कॉपी पहले आ गई थी, नकली वाले पहले आ गए थे। सोचो इतना करप्शन भरा हुआ इंडिया में। अब सारे मोदी साहब करें भी तो क्या करें। बट वो कहते हैं ना कि ना हमारे करने से कुछ बनेगा, ना हमारे ना करने से कुछ बिगड़ेगा। लेकिन जहाँ पर ये बात हो जाए ना, ऐसा लगे कि मतलब देखो, बात एक होती है बात परिवार की, एक होती है समाज की, एक होती है जिले अपने गांव की, एक होती है अपने तहसील की, फिर अपने ज़िले की, फिर आपके राज्य की, फिर आपके देश की। ये हर एक इंसान में कुछ ना कुछ भावनाएं अपने आप होती हैं। किससे? हर एक इंसान में उसकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, भावनाएं अलग होती हैं तो उसके गुण अलग होंगे, गुण अलग होंगे तो उसमें दोष भी होंगे। तो दोष के बारे में बात करते हैं कि सभी विषयों व सभी प्रकार के ज्ञान अपार्जन हेतु इसका प्रयोग नहीं करता। यानी देखो, जो भी आपकी कौन सी विधि, जो भी आपकी ये विधि है इकाई विधि, इसका उपयोग सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए नहीं कर सकते अपन। सभी प्रकार की, अब मान लो सभी प्रकार के, जैसे मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ सपोज करो, ठीक है, मैंने इकाई विधि शुरू की। अब कुछ एक कट्टी हो गया, यहाँ से कल्टी हो गई, यहाँ से मतलब बैग जाएंगे और बैग जाएंगे। हमें ऐसा लग रहा है हमने एक बार तो प्रेजेंट यहाँ पे लगा दी तो क्या हो जाएगा, अपनी प्रेजेंट दिख जाएगी। यूँ नहीं पता कि वहाँ पे रिकॉर्ड आपका सब रहता है, कौन कितने कितने टाइम कब से कब तक रहा, पूरी डिटेल रहती है। ओके, तो ये क्या है इकाई विधि के दोष? सभी विषयों या सभी प्रकार के ज्ञान उपार्जन हेतु इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद समय सीमा निश्चित नहीं है इसकी इकाई बनाने की जो इकाई योजना है उसके लिए कोई भी निश्चित समय सीमा नहीं है, कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है। ओके, और नेक्स्ट क्या है, यह व्यवहार व सिद्धांत दोनों में प्रयोग होती है। कि व्यवहार में भी आप यूज़ कर लो और आप सिद्धांत में भी यूज़ कर लो। बात यहाँ तक क्लियर आ गई समझ? अगर ये तीनों इसके दोष समझ में आ गए तो थम्स अप कर दीजिए। अब चलते आगे। अब लिखिए नोट। क्या लिखिए? नोट। नोट लिखिए। नोट में क्या लिखा है कि भारत में सर्वप्रथम श्री टिपिंग, किसने? टिपने वाले, श्री टिपिंग ने, कि भारत में सर्वप्रथम श्री टिपिंग ने बंगाल के, श्री टिपिंग ने बंगाल में फ्रेजर ने बम्बई व थेट्स ने मद्रास में इसे अपनाया। क्या अपनाया? इस जो इकाई विधि है उसके बारे में, कि इकाई विधि जो है ना उसको भारत में सर्वप्रथम, किसने? भारत में, अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया ना, अपन इंडिया की बात कर रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम श्री टिपिंग, किसने? श्री टिपिंग बाला, जो अपना मतलब जो बंगाल के जो है ना, श्री टिपिंग बंगाल के जो फ्रेजर ने बम्बई और थेट्स की जो है ना अपने क्या नाम है थेट्स के बारे में, उन्होंने इसके बारे में पूरी एडवाइस दी, अपनी पूरी बातें बताई।
ओके, ये आपकी इकाई विधि आपकी मेरी तरफ से पूरी। अगर इकाई विधि आपकी समझ में आ गई है, किसी प्रकार की कोई चिंता परेशानी तनाव कुछ है तो आप बता सकते हो, अगर नहीं है तो हम करते हैं रिकैपिचुलेट, फटाफट करते हैं पर रिवाइज ध्यान से। पहली बात करते हैं मैंने सैनिक विधि की। सैनिक विधि क्या है समझाने की जरूरत नहीं है, सैनिक विधि क्या है समझाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो मतलब जो प्रयोग होते हैं ना इंसान के, जैसे श्रवण अभ्यास और अनुकरण, मतलब श्रवण अनुकरण और अभ्यास, इनके माध्यम से क्या करता है, इनके माध्यम से तो बच्चा सीखता है, ठीक है, सैनिक विधि को। और सैनिक विधि वाला होता है इंसान होता है ना, उसमें उसकी क्या होती है, उसको मतलब अदर किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, किसे, उसमें मौखिक पक्ष पर बल जाता है, किस पर, मौखिक पक्ष पर, यानी उसको बोलने जाता है। और उसके जो शिक्षक पक्ष है, लिखित पक्ष होता है, वो गौण होता है। लिखित पक्ष क्या होता है, गौण होता है। बोज और ब्लूमफील्ड, कौन, बोज और ब्लूमफील्ड नामक वैज्ञानिकों ने कह दिया, इसका सुझाव दिया, किसका, सैनिक विधि का। उसके बाद अगले पे चलते हैं। ध्यान से देखो, अगला फिर अपने किसके बारे में पढ़ा, इकाई विधि के बारे में। 1920 में मॉरिसन ने दिया, थॉमस एम रिस्क, रिस्क लेगी कब लेगी, रिस्क क्या होगा इसमें से अपनी मतलब जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी मतलब अपने जो सीखने संबंधी जो क्रिया हैं, उन सब के बारे में क्या होती है, इकाई विधि में बातें होती हैं। किसमें, इकाई विधि से अपनी बातें होती हैं। ओके, ये आपको आगे फिर नोट लिखना है, एक नोट लिखिए। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है। कैसी युक्ति है, इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों के समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। किसमें, जो छात्रों को समवेत रूप में यानी समग्र रूप में ज्ञान प्रदान करती है। तो इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को क्या प्रदान करती है, छात्रों को एकता होने पर या समरूपता पर जो अपनी संप्रभुता होती है उसके बारे में। तो यानी इकाई विधि क्या करती है आपकी, थॉमस एम रिस्क ने इसके बारे में बताया कि इकाई किसी समस्या या पाठ योजना, मतलब जो संप्रभुता बात कर रहा हूँ वो तो मैं एकता, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, वो तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जब बात आ गई तो बात को वहाँ तक ले चला। इसमें जो सीखने वाली जो क्रिया होगी उसमें क्या होती है, उसमें आपका क्या होता है, समग्रता होती है। क्या होती है, समग्रता होती है। ओके, इकाई विधि के बारे में देख चुकी। उसके बाद अगली इकाई विधि के बारे में मॉरिसन की डेफिनेशन, कि मॉरिसन क्या बोलते हैं कि वातावरण का संगठित विज्ञान है। वातावरण कैसा विज्ञान है, वातावरण का संगठित विज्ञान कला और आचरण का एक व्यापक और महत्वपूर्ण अंग है। कैसा अंग है, व्यापक और महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट अपना क्या है, इनको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। उसके बाद इकाई विधि के गुण, किसकी विधि के, इकाई विधि के अपने गुण देखे, गुण कौन कौन से, रोचक बनाना, छात्रों को स्वाध्याय की प्रेरणा देना, ये सब। उसके बाद अपने देखिए इकाई विधि के दोष, इकाई विधि के दोष देखिए। इकाई विधि कौन कौन से क्या है, मतलब जो आपके विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं उनकी मतलब उनके बारे में बात की अपने, कि सभी विषयों के सभी प्रकार की जो उपार्जन हेतु संबंधित नहीं बनाया जाता है। जैसे अपनी जो समय सीमा कोई निश्चित नहीं होती है, और ये व्यवहार व सिद्धांत दोनों में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल व्यवहारिक रूप से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और सैद्धांतिक रूप से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बस ये आज का सेशन अप्रोक्सीमेट आपका 35 मिनट का कंप्लीट। आज आपको सैनिक इकाई विधि और जो अपनी कौन सी विधि है, एक और थी ना, इकाई विधि के साथ एक और विधि थी ना, नाम एक नहीं, प्रत्यक्ष नहीं थी, इकाई विधि के साथ एक और थी सैन्य शिक्षण विधि। कौन सी, सैन्य शिक्षण विधि। तो उन दोनों के बारे में अपन पूरी बातें कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, पूरी बातें कर चुके हैं। ओके, इकाई विधि समझ में आई, थॉमस और रिस्क के बारे में समझ में आया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब कर दीजिए हम सब, फिर चलते हैं आगे। अगली हेडिंग आगे छोड़ दीजिए, व्याकरण अनुवाद विधि। कैसी विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। कैसी विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें क्या होता है, व्याकरण क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। व्याकरण क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। ओके, व्याकरण अनुवाद विधि आगे वाली पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अब तक जो पढ़ा अच्छे समझ आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट में यदि आपको लिखने में ज़ोर आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर रीट विद दुनिया से जुड़ जाइए, और वहाँ पर आप उससे समझ हमें पूरी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, कोई डाउट हो किसी प्रकार का, तो आप वहाँ पूछ सकते हो। और
फिर भी कोई दिक्कत बचती है तो आप मुझसे पर्सनल वहाँ पे बात कर सकते हो। ओके, सेशन कैसा लगा ये आपको वीडियो में 3 काम करके बताना है। कैसा? एक तो ये लाइक, एक आपको शेयर करना है, शेयर बहुत कम करते हो, एक आपको कमेंट करना है, और अपनी पूरी फैमिली के मेंबर से जितने भी हैं परिवार में, जितने भी एंड्रॉयड हैं, सबसे आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी फ़ोन से आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। तब तक के लिए किसका, बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।